वहां पर अतीक अहमद का रिश्तेदार गिरफ्तार हुआ है। कमर अहमद होटल ब्रॉडवे से गिरफ्तार किया गया है और आपको बताते चले कि यूपी एसटीएफ ने कमर अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। 100 करोड़ की जीएसटी चोरी केस में अरेस्ट किया गया है। फर्जी कागजों से की गई थी करोड़ों की टैक्स चोरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहा है जो कि मेरठ से मिल रही है, जहां पर अतीक अहमद का रिश्तेदार जो है उसे गिरफ्तार किया गया है। कमर अहमद होटल ब्रॉडवे से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने कमर अहमद को गिरफ्तार किया है। हालांकि इससे पूछताछ होगी और 100 करोड़ की जीएसटी चोरी केस में ये गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि फर्जी कागजों से हेराफेरी करके करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है और इसी मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। अतीक अहमद का जो रिश्तेदार है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब पूछताछ भी होगी क्योंकि टैक्स चोरी का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की जीएसटी चोरी केस में ये गिरफ्तारी हुई है। तो फर्जी कागजों से करोड़ों की टैक्स चोरी की गई है। हालांकि अब इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ भी की जाएगी। पूछताछ में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। और सहयोगी निखिल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निखिल, क्या जानकारी? 100 करोड़ टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है। अब गिरफ्तारी के बाद पूछताछ कब तक होगी? देखिए, पूछताछ का दौर लगातार जारी है और कल रात को उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से जो अभी तक अमाउंट खुलकर सामने आई है वो करीब 100 करोड़ के टैक्स चोरी की बात सामने आई है, जिसमें जीएसटी बिल्स फर्जी तरीके से बनाए जा रहे थे। ई-वे बिल तैयार करके जीएसटी चोरी का ये मामला है। होटल ब्रॉडवे समेत कई जो संस्थान है ये लोग चलाते हैं, कई कंपनियों के मालिक हैं और कमर पर पहले से एसटीएफ शिकंजा कस रही थी। पहले भी 2 बार उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि 100 करोड़ के जीएसटी चोरी का मामला है। इसमें जीएसटी विभाग से संपर्क साधा गया है और भी कई अन्य विभाग से संपर्क साधा गया है। एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें होटल। निखिल, जरा ये भी बताइएगा, कमर अहमद के अलावा किसी और की भी गिरफ्तारी होनी है? देखिए, अभी तक जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया वो कमर अहमद को गिरफ्तार करके अनाउंस किया गया है, लेकिन इसमें कई और लोगों से पूछताछ की जा रही है क्योंकि फैमिली बिजनेस है। कई और लोग भी इसमें साझेदार हैं, तो उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि किस किस का क्या क्या रोल था और कैसे ये ई-वे बिल तैयार करते थे और कैसे इतने लंबे समय से टैक्स चोरी के काम को अंजाम दे रहे थे। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट के चलते कार में भीषण आग लग गई है। इस घटना में एक्सयूवी कार धू-धू कर जल गई है। वो तो गनीमत इस बात की रही है कि ड्राइवर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आपको बताते चले कि ड्राइवर बाकरगंज से गाड़ी लेकर अपने घर जा रहा था और तभी थाना राधानगर इलाके में ये घटना हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें फतेहपुर से सामने आई, जहां पर ड्राइवर ने कूदकर किसी तरीके से अपनी जान बचाई और कार में भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने जैसे तैसे करके आग पर काबू पाया। हालांकि इस दौरान अफरा तफरी भी मच गई थी। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई है। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं है। इस आग से भारी नुकसान भी हुआ है। आग इतनी भयंकर थी कि बुलंदशहर, खूजा, गुलावठी और सिकंदराबाद की दर्जनों दमकल की गाड़ियां बुलानी पड़ी है। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जब ये भीषण आग लगी उस वक्त की तस्वीरें सामने आई हैं। आसपास के इलाके से भी गाड़ियां बुलाई गई जिससे कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। कबाड़ के गोदाम में जब भीषण आग लगी उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कितनी भीषण ये आग लगी है। आग की लपटें लगातार उठ रही हैं और आग की लपटों से आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची जिससे कि आग पर फिर काबू पाया गया। हापुड़ में शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लग गई। इस हादसे में 2 बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। एक बच्ची 7 साल की थी जबकि दूसरी 6 महीने की बताई जा रही थी। बताया जा रहा है कि माता पिता पशुओं के लिए चारा काट रहे थे और इसी दौरान ही घर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई है। पड़ोसियों की सूचना पर मां बाप मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक दोनों बच्चियों की मौत हो चुकी।
और गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। गाजियाबाद में युवती को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। मामले में तीसरे आरोपी अब्दुल्ला उर्फ सौरभ पर भी लगाई गई है रासुका। जिलाधिकारी की संस्तुति के बाद रासुका लगाई गई है। आरोपी राहिल, मुसीर, मौलवी, सादमान पर भी पहले ही लगाई जा चुकी है रासुका। युवती को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर ऑनलाइन निकाह के आरोप में सभी आरोपी को जेल में बंद किया गया है। थाना खोड़ा क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तीन आरोपियों पर पहले ही रासुका लग चुका है और नाम बदलकर युवती को फंसाया गया है। धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तो प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण का यह पूरा मामला गाजियाबाद से सामने आया है। आरोपी सौरभ पर रासुका लगाई गई है और इससे पहले तीन आरोपियों पर भी पहले रासुका लग चुका है। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी कि तीन आरोपी पर पहले ही रासुका लग गया है और अब जो आरोपी है उस पर भी रासुका लगा है, आगे क्या और जानकारी? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, पूरा मामला खोड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती को पहले ऑनलाइन के जरिए दोस्ती से गांठी गई, उसके बाद उसका धर्मांतरण कराया गया और ऑनलाइन ही उसका निकाह भी कराया गया। इस मामले की जब शिकायत युवती द्वारा की गई तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ही 4 युवकों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 3 लोगों पर पहले ही रासुका लग चुकी है, जबकि चौथा युवक है उस पर भी अब्दुल्ला उर्फ सौरभ, इस पर भी रासुका की कार्रवाई की संस्तुति गाजियाबाद जिलाधिकारी कर दी गई है। और आपको बताना चाहूंगी कि चारों के चारों आरोपी जेल में बंद है। बहुत ज्यादा ये मामला हाईलाइट हुआ था, जिस तरीके से एक युवती को पहले प्रेम जाल में फंसाया, उसका धर्मांतरण कराया और उसके बाद उससे ऑनलाइन निकाह करने के बाद ये तमाम चीजें सामने आई। तो उसके बाद से ही लगातार पुलिस ने दबिश दी थी और घटना के मुश्किल 15 दिन के अंदर ही चारों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और पहले ही 3 जो आरोपी हैं उन पर रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि जो चौथा मुख्य आरोपी था अब्दुल्ला उर्फ सौरभ, उस पर भी अब रासुका की कार्रवाई की जा रही है। इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही थी कि लोग जमानत की अर्जी लगातार लगाए जा रहे थे, तो ऐसे में धर्मांतरण के केस में जल्दी इनको जमानत ना मिल पाए तो उसके तहत इन पर रासुका की कार्रवाई की गई है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अमित। प्रयागराज में हाईकोर्ट की जज की स्कॉट गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में 3 परिवार वाले घायल हुए हैं। स्कॉट में शामिल जिप्सी नीलगाय से टकराई। वाराणसी से प्रयागराज जाते वक्त यह हादसा हुआ है। आपको बताते चले कि जस्टिस अरुण देशवाल की स्कॉट में ये जिप्सी थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा और राजौरी में यह मुठभेड़ हुई। तो आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं, 3 जवान हमले में घायल हुए हैं। और आपको बताते चले जो ये मुठभेड़ हुई है, आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा और सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरा। राजौरी में मुठभेड़ जारी है। तो आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद। मथुरा में ढाबे के एक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये पूरी वारदात थाना जैत इलाके के थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई है। हत्या के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी तादाद में थाने पर इकट्ठा हो गए हैं। एसपी सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ढाबा मालिकों पर हत्या का आरोप है। वारदात के बाद से ढाबा मालिक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शाम के समय ये जो इस पर है आगरा मथुरा रोड पर थाना जैत में एक राधा रानी ढाबा है। तो इस ढाबा में एक जो वेटर काम करने वाले थे उनको गोली लगने की सूचना मिली थी। उस पर पुलिस वहाँ मौके पर गई गई, उनकी डेथ हो गई थी। अब इसमें पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। पोस्टमार्टम और विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है। गाजियाबाद के लोनी में मकान का छज्जा गिरा है। मलबे में दबने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है। 2 बच्ची घायल हैं। घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की सुनीता बिहार कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हादसे में 2 बच्ची घायल हुई हैं और हादसे में जो 2 बच्ची घायल हुई हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 नए बिल पास हो गए हैं। सीएम योगी ने ये बिल पास होने पर आभार भी जताया है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया साइट पर एक्स पर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत स्व के संकल्प के साथ महाशक्ति बनने और निरंतर आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में राज्यसभा में अपने 3 नए आपराधिक न्याय कानूनों के पारित होने से स्वदेशी न्याय प्रणाली की स्थापना हुई है। आजादी के अमृत काल में प्राप्त ये नए कानून अपराध और आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की नीति को सशक्त करने के साथ ही समस्त नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करते हुए देश में एक पारदर्शी, त्वरित और सुविधाजनक न्याय व्यवस्था के एक नए युग का आरंभ करेंगे। देशवासियों को गुलामी की निशानी से मुक्ति दिलाते हुए ऐतिहासिक निर्णय हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक आभार व अभिनंदन। दिल्ली में आज से बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री और प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारियों सहित सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी इस दौरान बुलाया गया। दोपहर बाद 3 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में होगी। बैठक में यूपी और उत्तराखंड के बीजेपी अध्यक्ष शामिल होंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव, विकसित भारत संकल्प अभियान, सभी मोर्चों के कार्य, विधानसभा चुनाव समीक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रयागराज से खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड केस से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट में माफिया अतीक अहमद के बहनोई की जमानत पर सुनवाई, डॉक्टर अखलाक अहमद की जमानत अर्जी पर सुनवाई है आज। राज्य सरकार आज की सुनवाई में दाखिल करेगी सप्लीमेंट्री एफिडेविट। हाईकोर्ट में राज्य सरकार पहले अपना जवाब दाखिल कर चुकी है। याची अधिवक्ता की ओर से भी जवाब दाखिल कर दिया गया है। अतीक की बहन आयशा नूरी का शौहर डॉक्टर अखलाक मेरठ के अब्दुल्लापुर की सरकारी अस्पताल में तैनात था। अखलाक पर अतीक अहमद की काली कमाई को खपाने का आरोप। आगरा समेत यूपी में सर्दी हर दिन बढ़ रही है। पारा लगातार बढ़ रहा है। सर्दी के सितम से लोग काफी परेशान हैं। लोगों को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आगरा रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता कामिर कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। आगरा में सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। पारा दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। आलम यह है कि जो लोग सड़कों पर दिखाई देते थे वह अब बहुत ही कम मात्रा में निकल रहे हैं, लेकिन जो लोग रेल से सफर कर रहे हैं उनके लिए भारी परेशानी देखने को मिल रही है। इस समय न्यूज़ 18 की टीम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगभग रात के 12 बज चुके हैं। 12 बजने में 5 मिनट बाकी रह गए हैं। 23:55 का समय हो रहा है। स्टेशन पर जो ट्रेनें लेट चल रही हैं उसमें जो सवारियां हैं उनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी का समय है, ना कोई हीटर है और ना ही जो वेटिंग रूम बनाए गए हैं उसमें भी जगह नहीं है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है रेलवे के द्वारा जो लाख दावे किए जाते थे वो फिलहाल खोखले दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, रेलवे के प्लेटफॉर्म पर ही लोग अपनी अपनी चादर और कंबलों को लेकर बैठे हुए हैं, सर्दी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे दावे करता है कि अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो उनके लिए वेटिंग रूम है, सर्दी से बचने के लिए हीटर लगाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी इंतजामात यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भैया आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? आगरा से आ रहे हैं, पटना जा रहे हैं। पटना जा रहे हो। ट्रेन आपकी लेट है? नहीं, राइट टाइम है। राइट टाइम है। सर्दी को लेकर क्या इंतजाम यहाँ पे किए हैं? सर्दी को लेकर कुछ भी इंतजाम नहीं है। कोई इंतजाम नहीं है? नहीं। सर्दी बढ़ रही है, रेलवे के द्वारा कुछ हीटर वीटर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए कुछ भी इंतजामात यहाँ पर नहीं है। जो रेलवे के द्वारा कहा जाता है अगर ट्रेनें लेट होंगी तो उसको लेकर इंतजाम यहाँ पर किए जाएंगे, लेकिन जो लोग हैं जो ट्रेनों से सफर करेंगे, साफ कहना है कि इस कोई इंतजामात यहाँ पर नहीं किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कैसी तस्वीर है, एक माँ सर्दी के मौसम में गोदी में अपने बच्चे को बाहर लेकर बैठी हुई है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का यहाँ का नजारा है। हालांकि इसी के साथ ही जो
लगभग रात के 12 बजे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि रेलवे के द्वारा जिस तरीके से बात कही जाती थी कि सर्दी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल रेलवे स्टेशन पर सवारियां प्लेटफॉर्म पर वैसी ही बैठी हुई हैं, अपने अपने सामान से अपना बचाव सर्दी से करती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर वादे खोखले साबित हो रहे हैं। रेलवे के द्वारा कहा जाता है हीटर लगाए जाएंगे, जो सवारियां हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, तो तस्वीरें यहाँ पर कुछ और बयां करती हुई दिखाई दे रही हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा। और अब बात कर लेते हैं लखनऊ में कोरोना की दस्तक। 75 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कुछ दिन पहले थाईलैंड से लौटी थी ये बुजुर्ग। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल केजीएमयू भेजा गया है। पिछले 4 दिन में यूपी में 7 नए मामले सामने आए हैं और केंद्र और राज्य सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो 75 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। बताया जा रहा है कि महिला कुछ दिन पहले थाईलैंड से वापस आई है और बताया जा रहा है कि अब जो सैंपल है वो लिए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल जो है केजीएम में भेजा गया है और पिछले 4 दिन में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 7 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना बढ़ने लगे हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 2 और मामले सामने आए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के कुल 3 एक्टिव मामले हैं। कोरोना संक्रमित पार्षद अमित त्यागी की मां की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। नोएडा में भी कोरोना का एक पॉजिटिव मामला सामने आया है। नेपाल से लौटा शख्स जांच में पॉजिटिव पाया गया है। पीड़ित गुरुग्राम में काम करता है। निजी लैब में युवक का रिजल्ट पॉजिटिव आया है। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए भेजा है। तो दिल्ली एनसीआर में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में 2 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं। नोएडा में 1 पॉजिटिव केस आया है और इसको देखते हुए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। तो मास्क का उपयोग करना शुरू कर दीजिए क्योंकि कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तैयारी जो है वो तारीख जो है वो तय की थी। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है। इंस्पेक्टर रामसुख राम ने आपको बताते चले कि राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को मुकदमा दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई है। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। पूर्व मंत्री 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर रहे हैं। इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49,49,928 रुपए अर्जित किया है। इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर 2,67,00,000 रुपए से ज्यादा खर्च किया गया है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, जरा ये पूरा मामला बताइएगा क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले पर आज फैसला आना है। देखिए कि यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं राकेश दत्त त्रिपाठी, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला मुट्ठीगंज थाने में दर्ज किया गया था। 23 नवंबर 2012 को इंस्पेक्टर रामसुख राम ने ये मुकदमा दर्ज कराया था और इसके बाद इस मामले की जांच विजिलेंस ने की थी और चार्जशीट जिला कोर्ट में दाखिल की गई थी। दरअसल 1 मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच तो यूपी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उनकी जो कुल आय बताई गई थी वो उन्होंने जो दे सके थे 49,49,928 रुपए, लेकिन उन्होंने जो खर्च किया था वो 2,67,00,000 रुपए से ज्यादा का खर्च दिखाया था। यानी कि 2,17,00,000 की जो आय है उसका वो कोई स्रोत नहीं दिखा सके थे। इसी मामले में भ्रष्टाचार अधिनियम निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी और इस मामले में सुनवाई स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट बाद में आ गई थी और प्रयागराज के स्पेशल जज डॉक्टर दिनेश शुक्ल ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 2 दिन पहले फैसला सुरक्षित कर लिया था और आज इस मामले में जजमेंट सुनाया जाना है। अब देखना यह है कि कोर्ट इससे अपना क्या फैसला सुनाती है। करीब दोपहर 12 बजे फैसला आने की उम्मीद है। जी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बताते चले पूर्व मंत्री पर क्या आरोप है। इस दौरान 2,67,00,000 रुपए की बात सामने आई है, ज्यादा खर्च किए गए हैं
और साथ ही बताया ये जा रहा है कि राकेश त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति का ये आरोप है। इसी मामले में आज फैसला आना। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में आरोप तय किए गए थे और प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ था। साथ ही अब ये भी बताया जा रहा है 23 नवंबर 2012 को इंस्पेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इस दौरान एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच विजिलेंस को सौंप दी गई थी। रामपुर से खबर है जहां पर आजम खां पर हेट स्पीच के मामले में आज सुनवाई होगी। हेट स्पीच के एक और मामले में 13 दिसंबर को आरोप तय हुए थे। आरोप तय होने के बाद सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की गई है। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 13 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान आजम खां जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। हेट स्पीच का यह मामला कोट थाना इलाके के मनकरा गांव का बताया जा रहा है, जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने नफरती भाषण दिया था, जिस पर उनके खिलाफ कोट थाने में 2 वर्गों में फूट पैदा करने और राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। आगे भी खबर जारी है।